नमस्ते बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने काव्य खंड से मनुष्यता कविता के प्रश्नोत्तर किए थे। इस वीडियो में हम काव्य खंड की दूसरी कविता पर्वत प्रदेश में पावस के प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तर समझने के लिए। बच्चों, सबसे पहले हम लघुत्तरी प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पर्वत अपना प्रतिबिंब तालाब में क्यों देख रहा है? प्रतिबिंब अपना इमेज है ना, प्रतिबिंब यानी क्या होता है? इमेज। तो अपना इमेज क्यों देख रहा है? तो पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु। पावस ऋतु के आने पर पर्वत का सौंदर्य दुगना हो गया है, यानी पर्वत बहुत सुंदर हो गया है। उसके ऊपर जो हरियाली है वो बहुत बढ़ गई है और पर्वत बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। उस पर हजारों फूल खिल उठे हैं, है ना, हजारों फूल आ गए हैं उसके ऊपर। पर्वत मानो स्वयं पर मोहित हो गया है और वो खुद को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है। मोहित हो गया, अपने आप पर ही वो क्या हो गया है? मोहित हो गया है ना। तो इसीलिए भी जो है वो पर्वत अपना जो रूप है वो देखना चाहता है। वह अपने चरणों में पड़े तालाब में अपने प्रतिबिंब को निहार रहा है। निहारना यानी होता है देखना, क्योंकि तालाब दर्पण की भांति लग रहा है। तो वो कहाँ पर देख रहा है अपने आप को पर्वत? तो वो कहाँ देख रहा है? जो तालाब नीचे है, उस वो जो तालाब जो है उसमें पानी भरा हुआ है और पानी जो है होने के कारण उसमें इसका प्रतिबिंब इमेज दिख रहा है और वो दर्पण जैसे हो गया है। दर्पण यानी क्या होता है? आईना, है ना, मिरर। तालाब के स्वच्छ जल में पर्वत को स्वयं की परछाई स्पष्ट दिखाई दे रही है। और ये जो पर्वत है उसकी जो परछाई है, उसकी जो छाया है, वो बिल्कुल साफ दिख रही है। जैसे कि हम आईने के सामने जब जाते हैं तो हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं, वैसे ही पर्वत भी उस तालाब में अपना रूप देख पा रहा है। वह हजारों पुष्प रूपी आंखों से तालाब में अपनी छवि निहार कर प्रसन्न हो रहा है। अभी आपका प्रश्न क्या होगा कि कैसे देख रहा है वो? तो उसके ऊपर जो पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ पे जो पुष्प खिले हैं वो उसकी आंखें बन चुकी हैं, है ना। पुष्प रूपी आंखों से वो अपना रूप निहार रहा है। ठीक है, तो आपने कविता समझी होगी कि उसमें बताया गया है मानवीकरण अलंकार का उपयोग हुआ है ना, कि जो पेड़ हैं और वो पेड़ों को जो है वो जो उसमें फूल लगे हुए हैं उसको आंखों की तरह बताया गया और उन्हीं आंखों की सहायता से पर्वत जो है अपना रूप देख पा रहा है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। पावस ऋतु में पर्वत प्रदेश का रूप क्यों परिवर्तित हो जाता है? तो जब वर्षा ऋतु होती है, पावस ऋतु होती है, तो पूरा रूप बदल जाता है पर्वत का, पहाड़ों का। क्यों ऐसा होता है? तो पावस ऋतु में पर्वतीय प्रदेश की प्रकृति प्रतिपल, एवरी सेकेंड, प्रतिपल अपना नया वेश, अपना नया रूप धारण करती दिखाई देती है। यानी हर पल उसका रूप बदलता रहता है। क्षण में बादलों का घिरना, बादल आ जाते हैं। वर्षा होना, वर्षा होती है। पुनः फिर से, पुनः वातावरण का साफ हो जाना, फिर से बादल हट जाते हैं और धूप खिल जाती है, साफ वातावरण हो जाता है, धूप आ जाती है। पर्वतों पर आम घटना है ना। ये बहुत ही आम, नॉर्मल, कॉमन इंसिडेंट है ये सारी चीजें होती रहती हैं पावस ऋतु के समय। अत्यधिक ऊंचाई के कारण मौसम का परिवर्तन वहाँ एक सामान्य क्रिया है और बहुत ऊंचाई होती है ना पर्वतों की, तो वैसे ऊंचे जगह पे जो है मौसम का बदलना एक जनरल प्रक्रिया है। उसमें कोई अजीब बात नहीं, ऐसा होता है। जो वर्षा में और अधिक तीव्रता से होता है और बहुत उसकी वर्षा में ये ज्यादा तीव्रता से होता है, ज्यादा इंटेंसिटी से होता है ना। तो दूसरा प्रश्न भी आप लोगों ने समझा। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं हम।
पर्वत प्रदेश में पावस के आधार पर है टूटा पड़ा भू पर अंबर। पंक्ति का आशय, आशय यानी मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है टूट पड़ा भू पर अंबर। बहुत ही आसान है, चलिए उसका उत्तर देखते हैं। भू पर अंबर टूटने का अर्थ है बादलों द्वारा धरती पर आक्रमण करना, बादल आक्रमण कर देना मतलब, अर्थात मूसलाधार वर्षा होना, बहुत हैवी रेन, मूसलाधार वर्षा ने हैवी रेन होना, उसी का अर्थ है टूट पड़ा भू पर अंबर। पर्वतीय अंचल में, पर्वतीय जो एरिया है, अंचल यानी वहां जो एरिया है, अचानक बादलों के घिर आने से पर्वत अदृश्य हो जाते हैं, पर्वत दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि बादल आ गए, अंधेरा छा जाता है, पर्वत नहीं दिखते, केवल झरनों का शोर शेष रह गया है। और उसपे जो वो जो वाटरफॉल है, उन वो भी नहीं दिखते, उनकी केवल आवाज, शोर है ना, उनकी शोर आवाज सुनाई देती है। पृथ्वी और आकाश मानो एक से हो गए हों, और कभी-कभी तो ऐसा लगता है पृथ्वी और आकाश में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों एक हो गए हैं। अचानक तेज वर्षा होने होने से कवि को लगता है मानो पृथ्वी पर आकाश टूट पड़ा, और बहुत ही तेज वर्षा शुरू हो जाती है, तो कवि अपनी पंक्तियों के द्वारा व्यक्त करता है कि जैसे कि पृथ्वी पर जो है अंबर जो है टूट पड़ा हो, है ना? मानो पृथ्वी पर आकाश टूट पड़ा हो। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा उत्तर आपका। चौथे उत्तर की तरफ चलते हैं, प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस की सार्थकता पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो पाठ का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस, तो ये सही है शीर्षक, है ना, या नहीं है? इस पर विचार करते हैं हम। तो पर्वत प्रदेश में पावस कविता प्रकृति के परिवर्तन पर प्रकाश डालती है। तो जब वर्षा ऋतु होती है तो पर्वत में क्या-क्या परिवर्तन होते हैं, उस एरिया में क्या-क्या परिवर्तन होते हैं, उसको बता रही है, बिल्कुल, है ना? प्रकृति पल-पल अपना रूप बदलती है, जो नेचर है वहाँ का रूप बदलता रहता है। यहाँ प्रकृति के सुंदरतम रूप का भी वर्णन किया गया है, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर दृश्यों के बारे में इस कविता में बताया गया है, और उसके भयानक रूप का भी वर्णन किया गया है, और बहुत ही भयानक रूप का भी वर्णन किया गया है। जब बहुत तेज वर्षा शुरू हो जाती है, तो पर्वत दिखाई नहीं देते हैं, झरने की केवल आवाज़ शेष रह जाती है ना? तालाब में आग लगी हो, ऐसा प्रतीत होता है। ये सारी चीज़ें, भयानक रूप भी बताया गया है ना? तो दोनों तरह के रूप का, सुंदरतम रूप का भी, और सुंदरतम रूप का भी वर्णन है, और जो है भयानक रूप का भी वर्णन किया गया है। इस कविता की सार्थकता यह है कि हम ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्रकृति को संभाल कर रखें, और ये कवि कहना चाहता है इस कविता के द्वारा कि ईश्वर ने जो हमें प्रकृति दी है, जो नेचर दिया है, उसको हम बचा के रखें, उसे प्रदूषित, उसे गंदा ना करें, अन्यथा इसका विनाश हो जाएगा। नहीं तो ये खत्म हो जाएगी और हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो प्रकृति है तो हमें, और प्रकृति नष्ट हो जाएगी तो हमारा जीवन भी मुश्किल में पड़ जाएगा, है ना? इसलिए पर्वत प्रदेश में पावस में जो है मीनिंग, इसकी मीनिंग बिल्कुल सार्थक होता है। इसका अर्थ बिल्कुल सार्थक होता है कि हमको जो है किस तरह से प्रकृति को बचाना है। ठीक है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेखलाकार शब्द का अर्थ, क्या अर्थ है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? तो मेखलाकार का अर्थ है करधनी, है ना? क्या होना चाहिए? करघनी, सॉरी, यहाँ करधनी लिखा है, करघनी, है ना? करघनी, करघनी, ओके। तो करघनी के आकार का होता है, यानी मेखलाकार यानी करघनी का आकार। तो ये करघनी का आकार क्या होता है? इस तरह का आकार जो है, इसको जो है हम करघनी का आकार कहते हैं। ठीक है? बेल्ट, बेल्ट, अगर अंग्रेजी में कहें तो बेल्ट, ठीक? करघनी का आकार है। यहाँ इस शब्द का प्रयोग पर्वतों की श्रृंखला के लिए किया गया। तो पर्वत इस तरह से होते हैं ना, करघनी के आकार के, बेल्ट के आकार के, इसलिए इसका उपयोग किया गया है। ये पावस ऋतु में दूर दूर तक करघनी की आकृति में फैले हुए हैं। तो पावस ऋतु में भी हमको ये स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि इस तरह से ये फैले हुए हैं। ठीक है, अब प्रश्न 6 पे चलते हैं हम। सहस्त्र दीर्घ सुमन से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है ना? क्या तात्पर्य है? बिल्कुल आसान है ये तो।
कवि ने इसका प्रयोग किसके लिए किया होगा? तो सहस्त्रदीर्घ सुमन से कवि का तात्पर्य पहाड़ों पर खिले हजारों फूलों से है। जो हजारों फूल खिले हुए हैं पेड़ों पर, उसको ही कवि क्या कह रहा है? सहस्त्रदीर्घ सुमन। सहस्त्र यानी हजारों, दीर्घ यानी आंखें, सुमन यानी फूल, है ना? फूलों को ही वो जो है आंखें जैसे बता रहा है। कवि को फूल पहाड़ों की आंखों के समान लग रहे हैं, इसलिए कवि ने उस पद का प्रयोग किया है। तो कवि जो है उसकी आंखें बता रहा है, पेड़ों फूलों को जो है पेड़ों की आंखें बता रहा है, इसलिए इस पंक्ति का उपयोग किया गया है, सहस्त्रदीर्घ सुमन। प्रश्न 7, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे? हमने कविता में देखा कि पर्वत पे जो है ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगे हैं और ऐसा एक टक जो है आकाश की तरफ वो देख रहे हैं, और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? क्या बताना चाहते हैं वो? ऊंचे ऊंचे पर्वत पर उगे वृक्ष आकाश की ओर चिंतामग्न प्रतीत हो रहा है, बहुत ही चिंता में दिखाई दे रहे हैं, है ना? बहुत टेंशन में है वो, जैसे वे आसमान की ऊंचाई को छूना चाहते हैं। एक तो ऐसा लगता है कि वे बहुत ऊंचे उठना चाहते हैं, आसमान को भी छू लेना चाहते हैं। इसमें मानवीय भावनाओं को बताया गया है कि मानव की भावनाएं भी ऐसी ही होती हैं। वह भी बहुत ही ऊंचे से ऊंचे स्थान पर पहुंचना चाहता है, तरक्की करना चाहता है ना? मनुष्य सदा आगे बढ़ने का भाव अपने मन में रखता है। तो यही चीज बताने के लिए कवि ने जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों का वर्णन इस तरह से कविता में किया है। ठीक है। शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? शाल वृक्षों का नाम है ना? एक प्रकार के वृक्ष हैं। तो कविता में बताया गया है कि जब भयंकर वर्षा शुरू हो जाती है, तेज वर्षा शुरू हो जाती है, तो शाल के वृक्ष दिखाई नहीं देते, ऐसा लगता है वो धरती पे धंस गए हैं, है ना? क्यों धंस गए हैं? तो घनी धुंध के कारण लग रहा है। धुंध यानी होता है फॉग, है ना? तो जहाँ पर हमको सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता है, मानो पेड़ कहीं उड़ गए हों, और जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो पेड़ भी नहीं दिखते हैं, तो ऐसा लगता है वो अब नहीं है वहाँ पर, उड़ गए, अर्थात गायब हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया है, और ऐसा भी लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो। केवल झरने की आवाज ही सुनाई दे रही, और जो झरने पर्वत पर बह रहे हैं, जो बह रहा है पर्वत पे झरना, उसकी आवाज ही आ रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर शाल के पेड़ डर कर धरती के अंदर धंस गए। और कवि कहते हैं, है ना, मानवीकरण अलंकार का उपयोग करते हुए यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो कि शाल के वृक्ष डर गए हैं और वो जो धरती में धंस गए हों, है ना? ये हो गया आपके लघुत्तरी प्रश्न। अब जो है उच्च चिंतन क्षमता, है ना, हाई क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में कवि ने पर्वतीय प्रदेश में ऐसा क्या देखा कि उसे लगा जैसे इंद्रजाल का खेल दिखा रहा है? अपने शब्दों में लिखिए। तो वर्णन किया है इधर पे कवि ने, पर्वत प्रदेश में पावस पावस ऋतु का वर्णन किया है। आखिरी 4 पंक्तियों में उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो है भगवान इंद्र अपना इंद्रजाल बिछाए हुए हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? देखते हैं क्यों कह रहे हैं। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में अचानक आसमान में काले-काले बादल घिर आए। तो सबसे पहले आकाश में काले-काले बादल आ जाते हैं। इतनी तेज वर्षा होने लगी मानो आसमान धरती पर टूट पड़ा हो, है ना? और तेज वर्षा होती है जैसे कि धरती पर जो है आसमान ही क्या हो गया हो, टूट पड़ा हो। लगने लगा कि शाल के ऊँचे-ऊँचे वृक्ष भयभीत होकर धरती में छिप गए हैं, और शाल के वृक्ष भी जो है धरती में क्या हो गए हैं, छुप गए हैं। तेज वर्षा के कारण तालाब में उठने वाला धुआं ऐसा दिखाई दे रहा है मानो तालाब में आग लग गई हो, और यहाँ तक कि जो तालाब है तो उसपे जो वर्षा हो रही है तो उसपे से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि उसपे जो है क्या हो गई है, आग लग गई है। वर्षा के कारण पहाड़ पर पल पल बदलता दृश्य देखकर कवि को ऐसा लगने लगा मानो इंद्र बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपना जादुई खेल दिखा रहा हो। तो इन्हीं सभी कारणों से काले कादल बादलों का छाना, वर्षा होना, है ना, शाल के वृक्षों का छिप जाना और तालाब में आग लग जाना, इन्हीं
सब दृश्यों को देखकर कवि को लगता है कि इंद्र भगवान जो है वो बादल को अपना विमान बनाकर घूम रहे हैं और जो है अपना जादुई खेल दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न एक। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। वर्षा ऋतु में पहाड़ मानवीय क्रियाएं करता हुआ दिखाई देता है ना, जो मनुष्य काम करते हैं, है ना, वैसे काम करता हुआ हमको लगता है पहाड़। तो पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर लिखिए। तो पर्वत प्रदेश पावस कविता में किस तरीके से इस बात का वर्णन किया गया है वो हमें बताना है। तो पर्वतों से घिरे भूभाग के बीच छोटे बड़े जो समतल भूभाग होते हैं, तो जो पर्वत है उसके नीचे भी बहुत जो जमीन है समतल है ना, लेवल जो जमीन है होते हैं, वे वर्षा ऋतु में वर्षा का पानी जमा होने से तालाब का आकार ले लेते हैं। और वो जब वर्षा होती है तो वो जो ज़मीन है पहाड़ों के नीचे, वहाँ पर पानी भर जाता है। तो ऐसा लगता है कि वो तालाब बन गए हों। उनमें एकत्रित स्वच्छ पानी अपनी निर्मलता के कारण दर्पण का काम करने लगता है। उसमें जो पानी भर गया है, वो बहुत ही स्वच्छ होता है ना? बहुत निर्मल स्वच्छ होता है। तो वो जो है दर्पण का काम करता है, यानी मिरर जैसा बन जाता है। कवि को इसी विशाल दर्पण में पर्वत अपनी सुमन रूपी सहस्त्र आँखों से अपना विशालकाय प्रतिबिंब निहारता हुआ प्रतीत होता है। और ये जो दर्पण बन गए हैं, उसमें जो है ये जो विशाल दर्पण बन गया है, उसमें जो है पेड़ की जो सुमन सहस्त्र आँखों से जो है ना? सुमन रूपी जो सहस्त्र आँखें पेड़ वो उसी की सहायता से पर्वत जो है अपना विशाल काय ना बहुत बड़ा शरीर जो है प्रतिबिंब निहारता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है वो अपनी इमेज देख रहा है। जैसे हम जब बहुत ही तैयार हो जाते हैं, तो हम कैसे लग रहे हैं उसके लिए दर्पण के सामने जाके हम अपने आप को देखते हैं ना, वैसे ही जो है पर्वत जो है पेड़ों पे लगे फूलों को अपनी आँखें बनाकर अपना रूप जो है दर्पण में देख रहा है। वो दर्पण क्या है? तालाब है ना? इसी तरह से पर्वत पर उगे हुए वृक्षों को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि ये वृक्ष पर्वतों की आकांक्षाएँ हैं। और एक बात क्या लगती है, बहुत सारे जो पेड़ उगे हैं, वृक्ष उगे हैं, बहुत ऊँचे-ऊँचे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे मानव जो है ऊँचाइयों में पहुँचने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, वैसे ही है ये, है ना? पर्वत पे लगे पेड़ जो ऊँचे-ऊँचे आकाश की तरफ देख रहे हैं, मानव की जो भावनाएँ होती हैं, आकांक्षाएँ वैसे ही हैं, जो ऊपर उठने की कामना से आकाश को एकटक देख रहे हैं, बिना पलक झपकाए एकटक देख रहे हैं। पहाड़ इसी प्रकार की मानवीय क्रियाएँ करता हुआ प्रतीत होता है। ये सारी क्रियाएँ जो है मानवीय क्रियाएँ जैसी हैं, जो कि पर्वत करता हुआ दिखाई देता है, कविता में ऐसा वर्णन किया गया है। ठीक है? तो ये हो गया आपका प्रश्न 2, 3 में चलते हैं। कवि को वर्षा ऋतु में ऐसा क्यों लगने लगा कि पूरा पहाड़ी आसमान में उड़ने लगा है ना? ऐसा लगा कि पर्वत वर्षा ऋतु में जो है पूरा पहाड़ी आसमान बनकर उड़ने लगा, आसमान में उड़ने लगा। पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए, है ना? तो पर्वत ही जो है पंख लगाकर आसमान में उड़ने लगा, ऐसा कवि ने वर्णन किया है। तो इसको देखते हैं कविता में क्या बताया गया है। वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में आसमान काले-काले बादलों से घिर जाता है। तो जब वर्षा ऋतु होती है, तो पर्वत चारों तरफ से काले बादलों से घिर जाता है। ये झलधर इतने नीचे आ जाते हैं कि पर्वत की चोटियों चोटियाँ और बादल एकाकार हो जाते हैं। और ये बादल इतने नीचे होते हैं कि इनकी जो चोटियाँ, जो शिखर हैं, है ना? जो इनके जो शिखर हैं, चोटियाँ हैं, वो और बादल में कोई डिफरेंस नहीं दिखता और वो पंख जैसे बन जाते, एकाकार हो जाते, एक हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो पंख बन गए हैं, बादल जो है उन पहाड़ों के पंख बन गए। अब पर्वत और काले बादलों में बहुत कम फ़र्क रह जाता है। ऐसा लगने लगता है जैसे समूचा पर्वत ही बादल रूपी पंखों के सहारे आसमान में उड़ रहा हो। ये पंख का काम करने लगते हैं ऐसा लग रहा है और ऐसा लगता है आसमान में वो उड़ने लगा है। बरसते बादलों को देखकर ऐसा लगता है मानो पहाड़ अपने बादल रूपी पंख फड़फड़ा रहा हो और उसके भीगे पंखों से पानी टपक रहा हो। और यहाँ पर ये भी कल्पना की गई है कि जैसे कि अब जो है पहाड़ में पंख लग गए हैं बादलों के और वो जब उड़ रहा है तो अपने पंख भी फड़फड़ाता है ना? मूव करता है। तो जो मूव करने से जो उसमें पानी है वो नीचे गिर रहा है, वर्षा के रूप में। तो इस तरीके से वर्णन किया गया है कि पहाड़ जो है पंखों ऊपर आसमान में उड़ रहा है ना? अभी
अगला प्रश्न देखते हैं, पहाड़ पर उगे ऊंचे-ऊंचे तरुवर क्या संदेश देते प्रतीत होते हैं? बहुत ऊंचे-ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं पहाड़ पर, तरुवर है ना, वो क्या हमको मैसेज दे रहे हैं? अथवा पर्वत पर उगे ऊंचे-ऊंचे तरुवरों से आप कौन-सी प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं? आपको क्या प्रेरणा मिलती है? ये भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उत्तर है, पर्वतीय प्रदेश में पहाड़ के सीने पर ऊंचे-ऊंचे वृक्ष लगे हैं, है ना? ये ऊंचे-ऊंचे वृक्ष मानव मन में उठने वाली आकांक्षाएँ, एक्सपेक्टेशन, है ना? बहुत सारी इच्छाएँ होती है हमारी, है ना? वो इच्छाओं को बता रहे हैं वो, है ना? उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये वृक्ष शांत आकाश को अपलक निहार रहे हैं। आकाश शांत है, उसको जो है एकटक बिना पलक झपकाए अपलक देख रहे हैं, निहार रहे हैं या अटल रहकर किसी मौन चिंतन में डूबे हुए हैं। मतलब ये चुपचाप ठहरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ चिंतन कर रहे हैं ना, कुछ सोच रहे हैं, गहरी सोच में है, किसी रहस्य को सुलझाने में लगा और ऐसा भी लग रहा है कि वो कोई उनके पास सीक्रेट है और रहस्य है, उसको वो क्या कर रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तरोवरों से हमें प्रेरणा मिलती है, हमें क्या इससे इंस्पिरेशन मिलता है, क्या किस तरह हम मोटिवेट होते हैं कि भी हमें भी अपनी आकांक्षा ऊँची रखनी चाहिए, हम भी ऊँचा सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। और जो भी हमने सोचा है, जो भी हमारा लक्ष्य हमने बनाया है, उसको पाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें कंटिन्यूअसली जो है उसके लिए हमको कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से हमने इस वीडियो में पर्वत प्रदेश में पावस के प्रश्नोत्तर समझने की कोशिश किए हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है? अब अगले वीडियो में मैं अगली कविता कर चले हम फिदा के प्रश्नोत्तर समझाऊँगा, ठीक है? तो अभी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।